गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का यूनिट फर्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्जेनाइटल एनोमलीज टॉपिक। और इसके पहले का जो भी टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है पिछले वीडियो में। वो आप प्ले लिस्ट में जाइए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्ले लिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है कॉन्जेनाइटल एनोमलीज। इसके बाद जो है आपको एमसीक्यू करवाए जाएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला हमारा है कॉन्जेनाइटल डिजीज में क्लैफ्ट लिप। क्लैफ्ट लिप क्या होता है इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्लैफ्ट लिप का हिंदी होता है यहाँ पर कटा हुआ होठ। ठीक है, क्या होता है इसमें, तो यह एक ऐसी जन्मजात स्थिति होती है जो कि जन्म से ही होती है, जिसमें बच्चे का ऊपर वाला जो होठ होता है ना, ऊपरी होठ जन्म से ही कटा हुआ या फटा हुआ होता है। यह दरार छोटी सी भी हो सकती है या नाक तक भी जा सकती है। तो आप लोग देखे होंगे अगर हॉस्पिटल में काम किए हैं तो जो क्लैफ्ट लिप बेबी होंगे उसका जो है होठ कटा हुआ रहता होगा, वो थोड़ा सा भी हो सकता है और नाक तक भी कटा हुआ हो सकता है। वही है क्लैफ्ट लिप। क्लैफ्ट लिप में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, तो क्लैफ्ट लिप होने से जो होता है, इसके कारण जो है बच्चे को माँ का दूध पीने में बहुत परेशानी होता है, क्योंकि वो बच्चा जो है सकिंग जब करेगा ना, दूध जब पिएगा ना, तो उसके मुंह में अच्छे तरीके से जाएगा ही नहीं निप्पल, तो क्या होगा, उसको दिक्कत होगा दूध पीने में। यह अकेले भी हो सकता है और ये क्लेफ्ट पैलेट तालू का कटा होना के साथ भी हो सकता है। एक तो क्लेफ्ट लिप है जो कि होगा ही, ये सिर्फ क्लेफ्ट लिप भी हो सकता है और उसके साथ साथ क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है दूसरे रीजन में। ठीक है, जिसमें तालू का कटा हुआ होना होता है। उसके बाद सेकंड अब है क्लेफ्ट पैलेट, हम लोग पढ़ेंगे। क्लेफ्ट लिप देख लिया आप लोग, जिसमें जो लिप है वो कटा हुआ रहता है। क्लेफ्ट लिप में देखेंगे कि क्या होता है, तो क्लेफ्ट लिप जो स्थिति होता है वो कंडीशन होता है जिसमें मुंह का छत मतलब तालू जो आप लोग का है ना, वो तालू में नाक की ओर जो खुलने वाली एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है और सामान्य ओपनिंग होती है। वहाँ पे जो नाक की ओर खोलती है वो तालू, वहाँ पे एक खुला हुआ ओपनिंग होता है जो मौजूद होता है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो क्लैफ्ट लिप एवं क्लैफ्ट पैलेट जो है एक सिंगल डिसऑर्डर है, एकल विकार है, जो कि एकल विकार के रूप में एक साथ भी उत्पन्न हो सकता है। क्लैफ्ट लिप क्लैफ्ट पैलेट एक साथ भी हो सकता है या फिर अलग अलग भी हो सकता है, अथवा दोनों जो है दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इसमें दिया गया है, लिखा हुआ है कि इन विकार से ग्रसित बालक को फीडिंग यानी कि दूध पीने में, बोलने में, सुनने में समस्या आ सकती है। जो भी बच्चे को क्लैफ्ट लिप होगा, क्लैफ्ट पैलेट होगा, उसको तो ऑलरेडी बोलने में दिक्कत होगा ही, उसके बाद दूध पीने में भी दिक्कत होगा, कोई चीज़ खाने में भी दिक्कत होगा और सुनने की समस्या आ सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अच्छा, क्लेफ्ट पैलेट हो गया तो उसका अब ट्रीटमेंट होगा ना जी, तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसका जो है उपचार ट्रीटमेंट जो है मुख्य रूप से सर्जरी तथा स्पीच थेरेपी के द्वारा किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे क्लेफ्ट पैलेट का, तो सर्जरी के माध्यम से और स्पीच थेरेपी के माध्यम से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब थर्ड है हमारा इम्पॉर्टेंट एनस यानी कि छिद्र विहीन गुहा। ये क्या होता है छिद्र विहीन गुहा, ये भी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है। तो छिद्र विहीन गुहा जो होता है ना, यह एक जन्मजात विकृति के अंतर्गत आता है, जो कि गुदा एनस जो होता है, एनस के ओपनिंग अनुपस्थिति या ब्लॉक होती है। जो एनस होती है ना, वो एनस की अनुपस्थिति यानी कि एनस होती ही नहीं है, या फिर अगर होती है तो वो ब्लॉक रहती है, बंद रहती है। तो इसका उपचार और सर्जरी का नाम यहाँ पे दिया गया है। इसका ट्रीटमेंट तो बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि ये डेली रूटीन में आता है ना ये सब चीज़। तो रोगी का जिसको भी ये क्या था, छिद्र विहीन गुहा इम्फोरेट एनस हो जाएगा, उसका उपचार सर्जरी का नाम जो है यहाँ पे दिया गया है कि रोगी का उपचार जो है सर्जरी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑपरेशन करके ही उसको ठीक किया जाता है। इस सर्जरी का अगर नाम की बात करें तो इस सर्जरी का नाम होता है प्रेसीनियम एनोप्लास्टी।
अगर आपको पूछा जाए कि छिद्र विहीन गुहा जो जन्मजात विकृति होता है उसका एक सर्जिकल यानी कि ऑपरेशन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उस ऑपरेशन सर्जरी का नाम क्या होता है? तो उस सर्जरी का नाम होता है प्रोशीनियल एनोप्लास्टी। क्या होता है? प्रोशीनियल एनोप्लास्टी। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको याद रहे। उसके बाद है कि आवश्यकता अनुसार पेट के रास्ते जो है मल विसर्जन के लिए कोलोस्टॉमी की जाती है। मतलब जब लगे कि नीड है तो उस टाइम पेट के रास्ता से मल को विसर्जन के लिए यानी कि स्टूल को निकालने के लिए कोलोस्टॉमी की जाती है। ठीक है। अब चौथा यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इसोफेगियल एट्रेशिया है। तो इसोफेगियल एट्रेशिया क्या होता है? जो कि कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होता है। तो ये जो है एक कॉन्जेनाइटल एनोमलीज के दौरान ग्रासिका या इसोफेगस, इसोफेगस का कहाँ पे है? जहाँ से भोजन नली होती है ना, जहाँ से भोजन जाती है, भोजन नली, जो कि एक निरंतर कनाल के रूप में आमाशय से जुड़ने के बजाय ब्लैंड इंडेड पाउच यानी कि बीच में ही बंद थैली के रूप में पाई जाती है। यहाँ पे है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इसका ट्रीटमेंट जो है पढ़ाई है सर्जरी के द्वारा किया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा सक्सेस किया जाता है। अब है ट्रैकियो इसोफेगियल फिस्टुला। ट्रैकियो इसोफेगियल फिस्टुला क्या होता है? तो ट्रैकियो इसोफेगियल फिस्टुला जो है ये जन्मजात विकृति के दौरान जो है ट्रेकिया जो कि सांस की नली होती है ना और इसोफेगस भोजन के नली एक बीच उसका असामान्य कनेक्शन हो जाता है, गलत रास्ता हो जाता है। किसके किसके बीच? सांस की नली ट्रैकिया और इसोफेगस। यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं कि ट्रैकिया इसोफेगियल फिस्टुला यानी कि ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच एक एबनॉर्मल कनेक्शन पाया जाता है जिसको ट्रैकिया इसोफेगियल फिस्टुला कहा जाता है। यहाँ पे याद रखने के लिए बात दिया गया है कि ट्रैकिया जो है श्वसन मार्ग का भाग है जबकि इसोफेगस जो है पाचन तंत्र का हिस्सा है। अब आप लोग पूछोगे कि ट्रैकिया किसका भाग होता है? तो श्वसन मार्ग का होता है, जबकि इसोफेगस जो है पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? तो इसका ट्रीटमेंट जो है इसके उपचार है तो सर्जिकल रिपेयरिंग की जाती है। क्या की जाती है? सर्जिकल रिपेयरिंग के थ्रू इसको ठीक किया जाता है। अब यहाँ पे छठा डिजीज दिख पा रहा होगा आप लोग को, पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि ये कंजेनाइटल एनोमलीज होता है। इसके दौरान जो है स्टोमक यानी कि आमाशय तथा छोटी आंत के बीच, आमाशय और छोटी आंत के बीच पाया जाने वाला पाइलोरिक छिद्र अत्यधिक नैरो हो जाता है जिससे भोज्य पदार्थ जो है आगे की ओर गति नहीं कर पाता है। जब आगे की ओर गति ही नहीं करेगा तो फिर समझिए क्या होगा। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है? स्टोमक यानी कि आमाशय और छोटी आंत के बीच में जो पाया जाने वाला पाइलोरिक छिद्र होता है ना बहुत ही नैरो पतला हो जाता है जिससे क्या होता है भोजन आगे नहीं पहुंच पाता, मूव नहीं कर पाता है। इसका मेन लक्षण पहचानने का कारण क्या है? इसका सिम्टम, तो इसका सिम्टम दिया गया है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, बहुत तेज रफ्तार से उल्टी होना, वेट लॉस यानी कि वजन कम होना इसका मुख्य लक्षण है। उसके बाद इसका उपचार या सर्जरी कैसे किया जाता है? तो इसका सर्जरी जो है इसका उपचार सर्जरी के द्वारा किया जाता है। उस सर्जरी का नाम की बात करें तो उस सर्जरी का नाम है पाइलोरोमायोटॉमी। उस सर्जरी का नाम क्या है? पाइलोरोमायोटॉमी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या? रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे कुछ कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होते हैं ना जो कि हो जाते हैं। जैसे कि पहला आपको दिख पा रहा होगा कि डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि इस विकृति के दौरान उदरीय गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के अंग जैसे कि आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, डायफ्राम में मौजूद छेद या विकार से होते हुए ऊपर की ओर छाती की गुहा जो कि थोरेसिस कैविटी होते हैं ना उसमें प्रवेश कर जाते हैं। कुछ अंग जो होते हैं ना पेट के, छोटी आंत के, आमाशय के आदि जो है डायफ्राम में जो मौजूद छेद या विकार होते हैं उसके होते हुए थोरेसिस कैविटी में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इसका ट्रीटमेंट जो है उदरीय अंग, उदरीय जो अंग होता है उसको वापस पेट में रिप्लेस किया जाता है सर्जरी करके तथा डायफ्राम के डिफेक्ट की रिपेयरिंग की जाती है। अब है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम संबंधी विकृतियाँ यानी कि हृदय परिसंचरण तंत्र
नेत्र संबंधी भी कुछ जन्मजात विकृति हो जाती है। तो पहला है जैसे कि पेटेंट डक्ट्स आर्टेरियोसस, जो कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीडीए, पेटेंट डक्ट्स आर्टियोरोसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो इसमें जो है डक्ट्स आर्टियोरोसिस एक रक्त वाहिनी होता है, एक ब्लड वेसल्स होता है, जिसमें फीटस में जो है पल्मोनरी धमनी को महाधमनी एरोटा से जोड़ती है और जन्म के तुरंत बाद यह रक्त वाहिनी कार्यात्मक रूप से बंद हो जाता है। जैसे जन्म होता है ना बेबी का, उस टाइम जो ब्लड वेसल्स जो है फंक्शनली रूप से बंद हो जाती है। यदि बंद ना हो तो यदि जन्म के बाद भी यह वाहिनी बंद नहीं होती है तो इसे पेटेंट डक्ट्स आर्टियोसिस कहा जाता है, जिसको पीडीए भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, पीडीए किया जाता है। इसका असर क्या पड़ता है बच्चे पर, तो इसका असर ऐसा होने से जो होता है ना, महाधमनी में मौजूद जो प्योर ब्लड होते हैं, उस प्योर ब्लड में पल्मोनरी धमनी में मौजूद जो इम्प्योर ब्लड होते हैं ना, उसके साथ मिलने लगता है। यानी कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड जो है साथ में मिलने लगता है। तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट जो है सर्जरी के द्वारा सक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना पढ़े हैं, ये भी जितना भी पढ़े हैं कंजेनाइटल एनोमलीज वो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो कोई बात नहीं, आप लोग याद कर लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट और जो टॉपिक बचा हुआ है कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज का, वो अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, तो प्रैक्टिकल के बारे में भी एक वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग का प्रैक्टिकल अच्छा जाए, कितने मार्क्स का होता है, कैसे होता है, कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं आप लोग को बता दूँगी। वैसे बहुत सारे टॉपिक डाल दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बाकी अभी इम्पोर्टेंट डाला जाएगा एक और वीडियो। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे आपको लिंक डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है।